अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, जिसके बेड़े में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द शामिल करने की कवायद तेज हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फ्रांस दौरे से पहले इसी से जुड़ी एक खबर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक फ्रांस और अमेरिका के साथ भारत अपने भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के इंजन के निर्माण पर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा है। LAC Mk2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अमेरिका से और एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के इंजन के लिए फ्रांस से बात हो रही है। और अच्छी बात यह है कि इन विमानों का निर्माण भारत में हो रहा है और अगर इस बात पर मोहर लग जाती है तो फिर इंजनों का निर्माण भी भारत ही कर पाएगा। हिंदुस्तान में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। कई एयर शोज में इसकी खूबियों को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि इसकी खूबियों से प्रभावित होकर कई देशों ने इस हल्के लड़ाकू विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। मगर अब इसके नए अवतार LAC मार्क 2 के निर्माण की कवायद भारत में जोर शोर से चल रही है, जिसके लिए ताकतवर इंजन की तलाश जल्दी खत्म हो सकती है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अमेरिका के साथ चर्चा चल रही है और साथ ही एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के इंजन के लिए फ्रांस से बात हो रही है। ये एक बड़ा कदम है जब अब दो दुनिया के जो सबसे बेहतरीन इंजन माने जाते हैं GE414 और फ्रांस का साफरान, दोनों को ही भारत बातचीत के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत देश में उनका निर्माण करेगी और आने वाले दो महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान यानी कि LCA मार्क 2 और MK जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, उनमें इनको लगाया जाएगा। दरअसल भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भविष्य में सभी लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में ही करना चाहता है और इन विमानों के लिए इंजन काफी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वो अमेरिका और फ्रांस के साथ इन विमानों के इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसमें कीमत से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कई पहलू बहुत अहम हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार एक बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ रही है। देश के दो महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों में लगने वाले इंजन की अगर बात की जाए, खासतौर से LCA मार्क 2 और MK जो कि भविष्य में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, उसमें जो इंजन लगाने की बात की जा रही है, उसको लेकर यह कदम है। तेजस मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा और इसमें इंजन भी ज्यादा ताकतवर होगा और इसकी रफ्तार मार्क 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि ईंधन क्षमता 3400 किलोग्राम होगी। इस विमान के लिए अभी तक जो लक्ष्य तय किया गया है, उसके मुताबिक ये विमान दिसंबर 2024 तक पहली उड़ान भर सकता है और इसके 2028 तक बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की पहली उड़ान में 7 साल का वक्त लग सकता है और इसे शामिल करने में 10 साल लग सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही सालों में ये दोनों विमान भारतीय सेना के बेड़े में होंगे और भारत भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। और तो और LAC मार्क 2 और AMCA के बेड़े में शामिल होने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल भी नहीं पाएगा और चीन की हालत वैसे ही खराब होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ी है, मगर वायुसेना को अभी भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश अब तेजी से चल रही है। प्रधानमंत्री के दौरे पर फाइटर जेट्स के इंजन को लेकर अगर बात बन जाती है तो फिर ये बहुत बड़ी सफलता होगी। रक्षा विशेषज्ञ भी इसे बहुत अहम बताते हैं। अब इन दोनों इंजन्स को जब सेलेक्ट करना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी जा रहे हैं, जून में USA भी जाएंगे और जुलाई में उनको वैसे भी फ्रांस में भी वहां पर उनके नेशनल डे के लिए वहां पे वो आमंत्रित है। तो अब उम्मीद ये है कि इन्हीं दोनों विजिट्स के दौरान कुछ ना कुछ हम लोग के डील्स की फाइनलाइजेशन हो सकती है। डील्स हम लोग उसी तरह से फाइनल कर सकते हैं जब हम लोग को उन लोग से पता चल जाए कि जनरल इलेक्ट्रिक से भी कि जो इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं कितना वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत
को दे सकते हैं और अगर मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर कितने लेवल तक हम उस इंजन का भी कर सकते हैं, और सेम स्थिति फ्रांस के लिए भी है। साथ ही साथ भारत जो है 114 और भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अभी हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करके हम लोग की कोशिश है कि वो भी हम लोग इंडक्ट करें, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अलावा, HAL के अलावा भी दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करके इंटरनेशनल कंपनीज के साथ उसको बनाया जाएगा। LCA Mark II जो है 2028 तक हमारी उम्मीद है कि पूरी लॉन्च हो जाएगी। और रही बात हमारी AMCA की, AMCA करीब 7 साल और लगेगा उसका फर्स्ट फ्लाइट होने में, और करीब 10 साल लग सकते हैं उसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने में। और अब बात दिल्ली फायर सर्विस की, जिसके बेड़े में 6 स्वदेशी रोबोट्स शामिल किए गए हैं, जो आग लगने की घटनाओं में आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों की मदद करेंगे। खासकर चांदनी चौक और गांधीनगर मार्केट जैसे इलाकों में ये काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि इन इलाकों की संकरी गलियों में दमकल की गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पाती। और खास बात यह है कि इस रोबोट में थर्मल इमेजिंग कैमरा भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से दुर्घटना स्थल पर बिना फायर फाइटर को भेजे आसानी से रोबोट की मदद से ही पूरे इलाके का जायजा लिया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल इस तरह आग लगने की छोटी बड़ी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। ये चारों घटनाएं हाल फिलहाल की हैं, जिनमें आग पर काबू पाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों को देखा जा सकता है। मगर अब इनके इस काम को आसान बनाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में ये दमदार स्वदेशी रोबोट शामिल हो चुके हैं। जो देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन ये बड़ा असर डालते हैं। देश में बना ये रोबोट रिमोट से ऑपरेट होता है और 70 से 90 मीटर तक पानी आसानी से फेंक सकता है। बड़ी बात तो ये है कि ये दिल्ली की उन संकरी गलियों में आसानी से पहुंच सकता है जहां दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। दिल्ली में हर साल हमने देखा है, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी वृद्धि होती है। लेकिन इस बार दिल्ली फायर सर्विस पहले से ही तैयार है, क्योंकि दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में शामिल हुआ है एक रोबोट, एक नया फायर फाइटर। इसे हम रोबोट कमांडर भी कह सकते हैं। ये रोबोट कमांडर अपने में बेहद खास है। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो ये बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट रोबोट है, जो दिल्ली की संकरी गलियों में आसानी से जा सकता है। दिल्ली के ऐसे बाजार जैसे चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट, जहां पे दिल्ली फायर टेंडर की गाड़ियां जो है वो आसानी से नहीं जा सकती है, वहां ये रोबोट आसानी से जा सकता है। आग लगने की घटनाओं में दमकल कर्मियों की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द आग पर काबू पाएं और उसे फैलने से रोकें। मगर कई बार ये आग बेकाबू हो जाती है और उस हालात में दमकल कर्मियों को घंटों जूझना पड़ता है। ऐसे में इस रोबोट को इस हिसाब से बनाया गया है कि बड़ी से बड़ी आग लगने की घटनाओं में भी ये प्रभावी साबित हो। इसकी लंबाई 1.28 मीटर है, जबकि चौड़ाई 89 सेंटीमीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। ये रोबोट 320 किलो का है और ये 360 डिग्री पर घूम सकता है। खास बात यह है कि ये 7 टन का वजन भी उठा सकता है। और इसके अलावा रोबोट में लगे कैमरों के जरिए तस्वीरों को रिमोट की स्क्रीन से आसानी से देखा जा सकता है, ताकि आग बुझाने के ऑपरेशन को बिना किसी नुकसान के अंजाम दिया जा सके। रोबोट की खास बात यह है कि इस रोबोट में थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है, जो जहां पे घटना हुई है वहां पे ये रोबोट आसानी से जा सकता है और कैमरे की मदद से देखा जा सकता है कि घटना स्थल पर कोई फंसा हुआ तो नहीं है। इस कैमरे का ये फायदा होगा कि जो दिल्ली फायर फाइटर है उनकी कैजुअलिटी में कमी आएगी। उन्हें खुद से फिजिकली उस जगह में नहीं जाना पड़ेगा जहां पे आग लगी है। ये रोबोट इस काबिल है कि वहां जाके आसानी से ये पता लगा सकता है कि घटना स्थल पर कोई फंसा हुआ है या नहीं। ये रोबोट आसानी से सीढ़ियां चढ़ सकता है और संकरी गलियों में भी जा सकता है। दिल्ली फायर सर्विस ने ऐसे 6 स्वदेशी रोबोट खरीदे हैं और इन्हें आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। 6 में से 5 रोबोट्स को दिल्ली के अलग अलग 5 जगहों में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक रोबोट को स्टैंड बाय में रखा जाएगा, ताकि अगर कोई रोबोट खराब होता है तो वो इसे रिप्लेस कर सके। हम इसको नेक्स्ट वीक से जो है हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, क्योंकि ये एक रिमोट टाइप का और पहली बार इंडिया में हम लोगों ने इसको अपनी किसी भी फायर सर्विस ने अपनी फ्लीट में जोड़ा इतने ज़्यादा नंबर में। तो इसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है
और अब इसको जो है हम नेक्स्ट वीक से इसको फ्लीट में यूज करेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे एरिया में। दिल्ली में 6 स्टेशनों पे भेजा जाएगा, इनफैक्ट 5 पे भेजा जाएगा। एक को हम स्टैंड बाई में रख रहे हैं, कोई खराब हो जाए तो तुरंत वहां भेज दिया जाए, और इन नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा इसका काम। दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में इन रोबोट्स के शामिल होने से काम आसान होगा। फायर फाइटर्स की कैजुअलिटीज भी कम होंगी। दिल्ली से अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि काम कैसे करता है, यानी कि रोबोट किस तरीके से काम करेगा, इसका ऑपरेशन कैसे होगा। मेरी सहयोगी अनामिका गौर की रिपोर्ट देखिए। सर, क्या खास है इस रोबोट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत कॉम्पैक्ट है, इट कैन एंटर द बिल्डिंग, और ये स्टेज क्लाइंब कर सकता है और रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है। दूसरी बात, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बैटरी ऑपरेटेड है। एक बार फुल्ली चार्ज होने पर 4 घंटे कम से कम ये काम कर सकता है। और इसमें मॉनिटर जो लगा हुआ है, ये 2500 लीटर प्रति मिनट की जो कैपेसिटी से 70 मीटर तक पानी फेंक सकता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। और जो बिल्डिंग में, जैसे ज्यादातर हमारे फायर फाइटर्स की जो डेथ होती है, वो जब इनिशियल स्टेज पर जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं तो या तो एक्सप्लोजन हो जाता है या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो उन दोनों कंडीशन में जो डेंजरस कंडीशन है, जहां पर किसी फायर फाइटर की जान को खतरा हो सकता है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बार, जो एलपीजी बुलेट फायर होती है या टैंक फायर्स होती है, जहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि फायर के नजदीक जाना, उस पर पानी डालना, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थर्मल इमेज कैमरा और एक ऑप्टिक कैमरा लगा हुआ है, और पीछे से हम इसको फीड करते हैं, और एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए इसको हम जेट भी यूज कर सकते हैं और स्प्रे भी यूज करते हैं, अगर रेडिएशन बैरियर हमें इस्तेमाल करना है तो। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना वजन उठा सकता है और कितने सेल्सियस तापमान में ये बर्दाश्त कर सकता है रोबोट? देखिए मैडम, एग्जैक्ट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो, क्योंकि हर एक चीज जो है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। क्योंकि इसके आगे मॉनिटर लगा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम इसकी जो अप्रोच होगी वो स्प्रे पैटर्न पर होगी, सो दैट हीट की जो रेडिएशन वेव्स हैं इस तक आए। और इसमें एक स्प्रिंकलर भी लगाए हुए हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्प्रिंकलर इसको कूल रखता है इस मशीन को। जहां तक पेलोड की कैपेसिटी की बात है, ये 4 आदमियों का लोड बियर कर सकता है, और 70 टन तक की अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर रास्ते में है तो उसको चेन से हम इसको इसके द्वारा पुल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल के 3 बच्चों ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि डिस्लेक्सिया नाम का ये ऐप उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिनमें डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं, और अगर ये दावा सही साबित होता है तो डिस्लेक्सिया की वजह से पढ़ने लिखने में परेशानी झेलने वाले कई बच्चों की इससे मदद हो सकेगी। खेल खेल में कैसे कोई ऐप डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की तकदीर बदल सकता है, रोजमर्रा की उनकी चुनौतियों को दूर कर सकता है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन स्कूल के बनाए लर्नेक्सिया ऐप ने ऐसे बच्चों के लिए एक उम्मीद जगाई है। इस ऐप को 3 बच्चों कनक, वैभव और तमन्ना ने बनाया है। इनका दावा है कि लर्नेक्सिया ऐप उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिनमें डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं। गुड न्यूज टुडे को जब इसकी जानकारी मिली तो वो इस ऐप को जानने समझने महाराजा अग्रसेन स्कूल पहुंचा। डिस्लेक्सिक स्टूडेंट वो बच्चे जिन्हें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। ये इन बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? इनकी पहचान करने के लिए महाराजा अग्रसेन स्कूल के बच्चों ने बनाया है लर्नेक्सिया ऐप। इस ऐप की मदद से डिस्लेक्सिक स्टूडेंट की पहचान की जा सकती है। ये ऐप कैसे काम करता है, ये हम डेमो के जरिए आपको बताएंगे। हम स्पेशल वर्कशॉप्स करते हैं टीचर्स के लिए, जिसमें हम ट्रेन करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन। हमारे पास स्कूल में काउंसलर है, तो हम इस ट्रेनिंग के दौरान काउंसलर को लाते हैं और हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई डिस्लेक्सिक चाइल्ड इन द स्कूल। एंड जो हमने ऐप बनाई है लर्नेक्सिया, इट इज गोइंग टू हेल्प आइडेंटिफाई द डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन वेरी इजीली। इस ऐप की सहायता से हम जो भी डिस्लेक्सिया के स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से।
चलिए अब डेमो के जरिए समझते हैं कि कैसे लर्नेक्सिया ऐप के जरिए डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों की पहचान की जाती है। ये हमारी ऐप लर्नेक्सिया है एंड दिस इज दी मेन्यू पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज द प्रोफाइल पेज, देयर इज द होम पेज, देयर इज द एनालिसिस पार्ट, देयर इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड द नो योरसेल्फ पेज। सो अगर हम आपको एनालिसिस स्क्रीन पे अभी लेके जाए तो दीज आर आवर गेम्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ अ मेमोरी गेम एंड इसमें होता ऐसा है कि हम डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स की मेमोरी को एनालाइज करते हैं एंड इससे हमें पता चल जाता है कि उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी है एंड उसी के बेसिस पे हम उनको फिर आगे और ऐसी गेम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी ये बेसिक स्किल्स ही डेवलप हो पाएं। अंडर द नो योरसेल्फ पेज जो भी चाइल्ड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं एंड कौन से टाइप का डिसलेक्सिया है, व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ डिसलेक्सिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नो योरसेल्फ पेज पे मिल जाती है। स्टूडेंट है, क्लास 2 का स्टूडेंट है, उसको हम इसमें गेम खिलाएं तो हमें पता चल सकता है कि क्या उसमें डिसलेक्सिया के लक्षण हैं या नहीं। या श्योर, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हम उनको असेस कर सकते हैं उन साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू एंड हम बता सकते हैं कि उनकी अगर उनको डिसलेक्सिया है या नहीं, उनको किस टाइप का डिसलेक्सिया, इफ दे हैव डिसलेक्सिया एंड व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ डिसलेक्सिया। प्लस हम उनकी जो बेसिक एबिलिटीज होती हैं हम उनको असेस कर पाते हैं ढंग से कि वो बच्चा पर्टिकुलरली कौन सी गेम मतलब कौन सी बेसिक एबिलिटीज में स्ट्रांग है, कौन सी बेसिक एबिलिटीज में वीक है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने वाले बच्चे को लगेगा कि वो सिर्फ गेम खेल रहा है, लेकिन खेल खेल में ही ऐप के जरिए ये पता चल जाएगा कि बच्चे में डिसलेक्सिया के लक्षण हैं या नहीं, और अगर लक्षण मिलते हैं तो फिर उसकी मदद की जा सकेगी। तो इस ऐप के अंदर जो हमने गेम्स रखी हैं उसके पीछे एल्गोरिथम इस तरह का डिजाइन किया है कि जो कि DSM साइकोलॉजी मैनुअल है, हमने उसको रेफर करते हुए सारे के सारे पैरामीटर्स को बीच में रखा है। बच्चे को लगेगा वो सिर्फ एक गेम खेल रहा है, लेकिन वो सारे के सारे पैरामीटर्स वो पीछे से मेजर होते रहेंगे और उसके बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। वैभव के साथ कनक और तमन्ना ने मिलकर 11वीं क्लास से ही इस ऐप पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें स्कूल के साथ साथ नीति आयोग की अटल टिंकरिंग लैब का भी खासा योगदान है, जिसने सरकारी स्कूलों में बच्चों को सुविधाएं देने के साथ साथ सपने पूरे करने का ये मंच प्रदान किया है। ऐप डिसलेक्सिक स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें भविष्य में आसानी से स्कूलों में पढ़ाया जा सके, उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें पढ़ाया जा सके। और खास बात ये है कि जिन बच्चों ने ये ऐप बनाया है ये साइंस बैकग्राउंड से ना होके ह्यूमैनिटी यानी आर्ट साइड और सोशल साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है और इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने IT की तैयारी की है, सॉफ्टवेयर सीखा है, IT की जो लैंग्वेजेस है उन्हें सीखा है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़ टुडे। वैसे देश में जब भी डिसलेक्सिया पर चर्चा होती है तो लोगों को साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म तारे ज़मीं पर की याद आ जाती है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसलेक्सिया से पीड़ित ईशान नाम के एक स्कूली बच्चे की समस्या पर बनाई गई थी। उस बच्चे का रोल उस समय बाल कलाकार दर्शील सफारी ने निभाया था। डिसलेक्सिया की वजह से फिल्मी पात्र ईशान को पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, जिस वजह से ईशान अपनी क्लास में पढ़ाई लिखाई के लिहाज से कुछ खास नहीं कर पा रहा था, अक्षरों को समझने बूझने। और इसी समस्या के बीच उसे राम शंकर निकुंभ नाम के एक आर्ट टीचर मिलते हैं। सिर्फ वही समझ पाते हैं कि बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है, जिसके बाद बच्चे को उसकी क्षमता को पहचानते हुए उसे आगे मदद की जाती है। मशहूर अभिनेता आमिर खान ने उस आर्ट टीचर की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म की वजह से आम लोगों को डिसलेक्सिया जैसी बीमारी के बारे में पता चला। लोगों ने ये बात भी समझी, हर बच्चा खास होता है। यही वजह है कि इस फिल्म के रिलीज होने के 16 साल बाद भी जब भी डिसलेक्सिया पर बात होती है तो लोग फिल्म तारे ज़मीं पर का जिक्र जरूर करते हैं। मार्मिक विषय पर बनी इस फिल्म को देखने के बाद कठोर से कठोर दिल वाला शख्स भी सिनेमाघर से रोते हुए बाहर निकला था। हालांकि फिल्म के रिलीज होने से करीब 100 कई साल बाद डिसलेक्सिया के बारे में पता चल गया। डॉक्टर W. प्लिंग मॉर्गनोआ नाम के लंदन के एक वैज्ञानिक ने इस पर शोध किया। इस शोध के 100 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भारत में डिसलेक्सिया से लगभग 12 करोड़ 5 लाख लोग पीड़ित हैं। भारत में रहने वाली एक बड़ी आबादी को अब ये पता चला है कि डिसलेक्सिया से जूझ रहे व्यक्ति को पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है।
किसी की तरफ से कही हुई बातें समझने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके लिए दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना भी मुश्किल होता है। हालांकि अभी भी लोगों को यह समझ नहीं आता है कि डिसलेक्सिया भी कई तरह का हो सकता है, जिसमें बात अगर की जाए तो सबसे खास प्राइमरी डिसलेक्सिया की बात अगर हम करें तो आसान शब्दों में मैं इसको समझाऊं तो प्राइमरी डिसलेक्सिया वो अवस्था होती है जब माता पिता से बच्चों के अंदर जीन्स के जरिए ये आता है। रिसर्च के मुताबिक अगर किसी की माता या फिर पिता को डिसलेक्सिया होता है तो उनके बच्चे को डिसलेक्सिया होने की संभावना 50% ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी डिसलेक्सिया। सेकेंडरी डिसलेक्सिया तब होता है जब किसी बच्चे का दिमाग बचपन में पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और उसे पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर बारी आती है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया की। ऐसे मामलों में व्यक्ति को बचपन में सर में गंभीर चोट लगी हो तो इस वजह से मस्तिष्क की क्षमता प्रभावित होती है और जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने लिखने समझने और संवाद करने में मुश्किल होती है। अब बात एक्वायर्ड डिसलेक्सिया की। यह स्थिति तब पैदा होती है जब किसी एडल्ट व्यक्ति को ट्रॉमा या फिर बीमारी से मस्तिष्क में चोट पहुंचती है तो कभी कभी उन्हें भाषा समझने में भी कठिनाइयां हो सकती हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में इतने लंबे रिसर्च के बावजूद अभी तक डिसलेक्सिया को पूरी तरह से खत्म करने में कोई खास दवा कारगर साबित नहीं हुई है, जिसकी वजह से इससे पीड़ित व्यक्ति को डिसलेक्सिया नाम की इस समस्या से जिंदगी भर ही जूझना पड़ता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति में डिसलेक्सिया के लक्षण शुरुआत में पकड़ में आ जाते हैं तो फिर बीमारी को आगे बढ़ने से कुछ हद तक धीमा किया जा सकता है या फिर रोका भी जा सकता है। डिसलेक्सिया की समस्या को कम करने के लिए बाजार में ऐसे कई उपकरण मौजूद हैं जो किसी पीड़ित को पढ़ने और लिखने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशंस जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। हमारे देश में ऐसे कई मशहूर सेलिब्रिटीज और फिल्मी सितारे हैं जो डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।